Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं सबसे पहले बता दूं कि दिस सीरीज ऑफ वीडियोस आर स्पेशली डिजाइन और स्पेशली मेड फॉर द CBSE class 12 students. So please do watch this video and please subscribe this video to get the all the notification, further notification, all the videos of Indian economic development. तो बट बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन कर दे दूंगा इस चैप्टर की, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू द ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। बेसिकली कितने क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में, कितने मार्क्स के लिए पूछे आ सकते हैं, सो एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो all the things will be very very clear on this part. चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो दिस आर द चैप्टर ग्लांस ऑफ द चैप्टर स्कीम विच वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स इन द दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन सेज कि जो बैटल ऑफ प्लासी था, इट वॉज अ गेम चेंजर इन द इंडिया, और यही एक शुरुआत है जहाँ से बेसिकली ब्रिटिश कॉलोनियल हमारे कंट्री में स्टार्ट हो जाता है एंड विच लास्टेड फॉर 200 ईयर्स। तो आपको पता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, दे ऑलवेज फॉलोड अ सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन, ओके, दैट वाज द imperialistic गवर्नमेंट, ओके, दे ऑलवेज enslaved with the policy of divide and rule एंड दे ऑलवेज सर्व्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इंग्लैंड। तो बेसिकली वो जितनी भी पॉलिसीज लेते थे, वो जितने भी प्रोग्राम्स या जितने भी प्लानिंग करते थे, सो दिस वॉज ओनली बेनिफिटिंग और ओनली सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, सो इट वॉज मैक्सिमम बेनिफिटिंग द देयर होमलैंड, और यू कैन से देयर ओन कंट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट, और यू कैन से द इंग्लैंड। सो दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम विच वॉज गोइंग दैट टाइम इन द इंडियन इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट दैट इज इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारे इंडिया का, या आप कह सकते हो हमारे इंडियन इकोनॉमी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ठीक है, तो ऑल द इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होमलैंड या होम कंट्री। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जितनी भी पॉलिसीज, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो परस्यू करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट या कॉलोनियल गवर्नमेंट, वो सिर्फ कंसर्न करती थी आपके ओनली विद द इंटरेस्ट ऑफ द इंग्लैंड। मतलब जो भी पॉलिसीज वो लेंगे, वो कोशिश यही करते थे कि मैक्सिमम बेनिफिट वो किसको बचाए, इंग्लैंड को बचाए, ठीक है, देयर मदरलैंड को बचाए। सो दे वर लीस्ट कंसर्न फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम बेसिकली अपने इधर इंडिया की अपने नेशनल इनकम फाइंड करें या पर कैपिटा इनकम फाइंड करें। तो few Indians with the help of the basically some people, they the first attempt was made by the to find the national and the measurement of the per capita income was Dadabhai Naroji, William Digby, Findlay Shiraz, VK RV राय एंड RC देसाई। तो बेसिकली फॉर्मली कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कोशिश कभी नहीं की कि हमारी कंट्री में नेशनल इनकम को मेजर किया जाए, पर कैपिटा इनकम को मेजर किया जाए। तो फर्स्ट अटैम्प्ट विच वॉज मेड टू फाइंड द और मेजर द नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा इनकम वॉज बाय दादा भाई नरोजी, विलियम डिगबाय। सो ये जो 5 नेम्स हैं, इसमें आपको दादा भाई नरोजी इज अ की पर्सन विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखा कि जो पहला एस्टीमेट है आपका नेशनल इनकम का, ठीक है, और पर कैपिटा इनकम का, वो किसने बनाया था, दादा भाई नरोजी ने बनाया था इन 1876 फॉर द ईयर 1867 एंड 68। तो बेसिकली इस ईयर के लिए, इस ईयर में दादा भाई नरोजी ने क्या किया था, एस्टीमेट निकाला था, या बेसिकली नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को फाइंड किया था हमारी कंट्री के लिए। और उन्होंने इसको पब्लिश किया था, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन द इंडिया टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो बेसिकली उन्होंने कंसर्न किया था कि जितनी भी पॉवर्टी की जो मेन प्रॉब्लम थी कंट्री में, उन्होंने उनको हाईलाइट करते हुए नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को बेसिकली शो किया था। तो उन्होंने ये देखा कि जो नेशनल इनकम है वो सिर्फ 340 करोड़ है पूरे देश की, मतलब पूरा देश मिलकर सिर्फ 340 करोड़ ही कमा पा रहा है, और पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति है या एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री was just ₹20 in 1867 and 68। ओके, अब जो फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट था वो बनाया था प्रोफेसर VK RV राव ने। ओके, द फर्स्ट साइंटिफिक जो एस्टिमेट था दैट वाज मेड बाय VK RV राव इन द ईयर 3132 फॉर द ईयर 3132। और इसने एस्टिमेट किया था कि जो नेशनल इनकम थी 1689 करोड़, और जो पर कैपिटा इनकम थी वॉज ₹62 एट ड्यूरिंग दिस ईयर, ओके, और ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर। ओके, सो दिस वॉज मेड बाय प्रोफेसर VK RV राव एंड दिस वॉज द फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच। अगर फर्स्ट ये पूछेगा कि फर्स्ट एस्टीमेट किसने दिया था, तो वो दादा भाई नरोजी थे, और फर्स्ट साइंटिफिक एस्टीमेट किसने था, दैट वाज प्रोफेसर VK RV राव। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिकली MCQ एंड फॉर द 3 मार्क्स क्वेश्चन। चलिए
तो अब हम आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत थी। देखिए आपको पता है कि जो इकॉनमी होती है किसी भी इकॉनमी या इंडियन इकॉनमी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल agriculture sector, second is the secondary sector or which is also called industrial sector, and third is a टर्शरी सेक्टर और द सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर भी बोला जाता है। तो सबसे हम यहाँ बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की और द प्राइमरी सेक्टर की क्या हालत थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो द इंडियन इकॉनमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल वॉज द प्राइमरी एग्रीकल्चर इकॉनमी। तो हमारे जो उस समय जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे हमारी जो इकॉनमी थी वो क्या थी, एग्रीकल्चर इकॉनमी थी। 90% ऑफ द मोर देन द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वॉज प्रैक्टिसिंग द एग्रीकल्चर दैट टाइम, एंड they were the you can say 85% of the country's population living in the villages during the periods directly were dependent for their livelihood from the agriculture. So which is very very important again कि 85% तब जो इंडियंस थे वो किस पे डिपेंड करते थे, हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे रोजी रोटी के लिए। लेकिन अब दिक्कत क्या थी, जो हमारा एग्रीकल्चर था उस समय, ओके, डिस्पाइट बीइंग अ मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, मेन सोर्स ऑफ उनका जो रोजी रोटी थी, लेकिन फिर भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो क्या कर रहा था, स्टैग्नेशन था, मतलब एक रुका हुआ था, काइंड ऑफ डिट्रियोरेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और स्पेशली उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरह का बहुत ही सेटबैक देखने को मिला एग्रीकल्चर में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब क्या क्या ऐसी पॉलिसीज थी, क्योंकि वो आगे पढ़ेंगे हम कि बेसिकली जमींदारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, ऐसे कुछ सिस्टम्स जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए, हाई टैक्सेस लगाए, है ना, वो सब चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है 3 और 4 मार्क्स के लिए। बेसिकली आप ये जरूर लिख लीजिए कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो ये क्वेश्चन आपका बनता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत थी और व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला था दैट वाज अ वीक एक्लूमेटिक प्रोडक्शन, वीक प्रोडक्टिव एक्लूमेशन, मीन्स एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन वर डिफेक्टिव। ओके, हमारे जो जो फर्टिलाइजर्स है वो बहुत इनसफिशिएंट से, फर्टिलाइजर्स मशीन्स हम बहुत कम यूज़ करते थे, ठीक है, और यूज़ भी करते थे बहुत बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी, ट्रेडिशनल थी। ओके, इसकी वजह से क्या थी, प्रोडक्टिव एक्लूमेशन बहुत वीक थी। हमारे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, ओके, मतलब क्रॉप्स को उगाने की जो क्षमता थी, जो उसे एक्लूमेट करने के लिए, बेसिकली दैट वाज वेरी वेरी वीक। सो फर्स्ट पॉइंट वाज टेलिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स रिगार्डिंग द वीक प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर। सेकंड जो प्रॉब्लम थी दैट वाज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब किसी को कोई काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है कि काम तो है उसके पास लेकिन उसके अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स या उसके अकॉर्डिंग टू हिज नीड उसको उतने पैसे नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको सिर्फ पे किया जा रहा है 10,000, ठीक है, आप केपेबल है 50K के, आपको अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन आपको 50,000 मिलने चाहिए लेकिन मिल रहे हैं आपको 10K। सो वो सिचुएशन होती है हमारी अंडर एम्प्लॉयमेंट की। और अनएम्प्लॉयमेंट तो वो होती है जब आपको रोजगार ही नहीं मिलता। तो ये दोनों चीज़ें देखने को मिल रही थी आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो पुअर कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब एक तरह की पुअर कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक कुछ खास अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं थी लोगों की। ओके, मोस्टली द फार्मर्स और द पीजेंट्स और दोस हु आर द लैंड होल्डर्स वर वेरी पुअर, सो दे कैनॉट इन्वेस्ट मच इन द एग्रीकल्चर ड्यू टू दिस विच लेट टू द राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली जब कोई सेक्टर आपका बैकवर्ड होता है, ओके, एनी सेक्टर इज बैकवर्ड, सो डेफिनेटली क्या होगा, उससे क्या होगा आपका उसमें जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की आपको देखने को मिलेगी। थर्ड है दैट इज लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब होता है कि जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर है, सबसे पहले आपको देखिए दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो लैंड प्रोडक्टिविटी, एक तो लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब लैंड प्रोडक्टिविटी आपको पता है किस पे डिपेंड करती है, आपकी सॉइल पे, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, कैसी रीजन है, इरीगेशन फैसिलिटीज़ कैसी है। दूसरी डिपेंड करती है हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी पे। तो हमारी जो लेबर प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत बहुत बेकार थी, ठीक है, उसमें क्योंकि ड्यू टू द रीजंस ऑफ लिटरेसी रेट नहीं थे, हमारे पास टेक्निकल स्किल्स नहीं थी कल्टीवेटर्स के पास, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स नहीं थे प्रॉपर, ठीक है, टूल्स नहीं थे, अच्छी मशीन हैवी मशीन्स नहीं थी, और एवरेज इनकम ऑफ द कल्टीवेटर्स बहुत हाई लो थी, है ना, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं थी उनके पास। तो फार्मर्स वर द पुअर, undernourished, low stamina, no incentive to work. So all these things were making the low productivity of labor. Okay, which was a main cause of the backward of the agriculture that time. ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट दैट इज सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। किसका कहने का मतलब है जो लैंड था वो बहुत फ्रेगमेंटेड था, ठीक है, इट कुड मतलब जो लैंड था वो स्कैटर्ड था, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो रखा था। उसकी वजह से भी क्या थी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी हमारी बहुत बहुत कम थी, ठीक है। तो ये चार रीजंस हैं विच इज टेलिंग द स्टेट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा तो 3 पॉइंट लिखिएगा, अगर 4 मार्क्स का आएगा तो 4 पॉइंट्स लिखिएगा,
ठीक है, अब ये बात तो हमने पढ़ लिया कि भैया दिक्कत क्या है। अब ये रीज़न क्या थे, व्हाट वर द मेन कॉसेस। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि जो लैंड टेन्योर सिस्टम से, अब लैंड टेन्योर सिस्टम्स के अंडर तीन चीज़ें आती हैं, दैट इज ज़मींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम एंड रैयतवारी। बेसिकली इन सिस्टम में क्या होता था कि जो ज़मीनें थी, लैंड थी, वो फार्मर्स की नहीं होती थी, बड़े बड़े ज़मींदार्स की होती थी, यहाँ लैंड लॉर्ड्स को दे दी जाती थी। और लैंड लॉर्ड्स क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करते थे, जो पार्ट ऑफ द क्रॉप्स है या कह सकते हो टैक्सेस, फार्मर से कलेक्ट करके किसको देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। अब जमींदार कई बार क्या करते थे, मान लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेट किया 10%, लेकिन फार्मर को कहते थे कि 40% आपको देना है, तो बेसिकली 30% बीच में खुद ही रख लेते थे। सो आप कह सकते हो कि एक जो पीजेंट, एक स्मॉल फार्मर है, दे हैव टू पे टू द डबल, टू द डुअल पार्टीज, फर्स्ट ऑफ ऑल जमींदार को, ठीक है, और दूसरी बात है आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पे करना था। ठीक है, तो ज़मींदार क्या करते थे, मोस्टली जो ज़मीनें हैं लोगों के अपने पास रखते थे। सो बेसिकली जो ज़मीन का मालिक होना चाहिए था, वो बेसिकली वहाँ क्या होता था, एक तरह का किराएदार होता था, या आप कह सकते हो जिसको ओनरशिप राइट नहीं मिलती थी। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि ज़मींदारी और लैंडलॉर्ड्स और द ओनर्स ऑफ द लैंड, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो कलेक्शन ऑफ द ज़मींदार था वो हाइयर देन विच दे हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, वो हाइयर था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ पीजेंट्स का। ओके, एंड विच क्रिएटेड द इवन एनिमिटी बिटवीन द लैंड्स ऑन एंड टेनेंट्स। यहाँ टेनेंट्स मतलब जो गरीब फार्मर्स हैं, वहाँ उनकी बात की गई है, जिनको बेसिकली ज़मीन दी गई थी उगाने के लिए, दे आर द टेनेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, दैट इज अ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एग्रीकल्चर था उसका कमर्शलाइजेशन किया गया था। बेसिकली मतलब यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो फोर्स थे टू क्रॉप ओनली द इंडिगो, मतलब बेसिकली कैश क्रॉप्स है ना, उन वही क्रॉप्स को वो अलाउ कर मतलब जो फार्म ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, फार्मर्स को वही क्रॉप्स उगाने की लगाने की बेसिकली फोर्स करते थे, या उन्हें बोलते थे जो कि जिसमें इंग्लैंड का मार्केट अच्छा था, जिन क्रॉप्स का इंग्लैंड में मार्केट अच्छा था। अब देखिए जितनी कैश क्रॉप्स आपकी हो गई, इंडिगो हो गई, आपकी ओफीम हो गई, आपकी शुगर केन हो गई, आपकी कॉटन हो गई, ठीक है, तो ये जारी जितनी फसलें थी जो कैश क्रॉप्स थी, बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, दे वर फोर्सिंग इंडियन फार्मर्स टू ग्रो दीज ओनली क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि इनका मार्केट आपका यूरोप में और इंग्लैंड में बहुत बहुत अच्छा था। ठीक है, सो विच ऑल्सो लेड टू द पॉवर्टी एंड फार्माइंस, क्योंकि जब आप फूड ग्रेन से फूड क्रॉप्स, जब अनाज उगाएंगे नहीं तो डेफिनेटली वहाँ पे कंट्री में अनाज की कमी हो जाएगी, उसके बाद से प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात है, ये एक रीज़न था, ठीक है, उसकी जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉवर्टी और फेमाइंस हमारे कंट्री को देखने को मिला, अकॉर्डिंग टू द अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, ही वॉज द प्रेस्टिजियस इकोनॉमिस्ट फ्रॉम द इंडिया हु इवन गॉट द नोबेल प्राइज। चलिए for the economy. Okay, then a third, that is a partition of the country. Okay, that is a partition of the country. तो आपको पता है कि 1947 में क्या हुआ, देश का पार्टीशन हुआ। उसकी वजह से भी जो मेनली जो रिच हमारे जो प्रोड्यूसिंग एरियाज थे ऑफ द वेस्ट पंजाब एंड सिंध, किसके पास चले गए, पाकिस्तान के पास चले गए। ठीक है, जो फर्टाइल लैंड्स, काफ़ी फर्टाइल लैंड पंजाब की, आपको पता है पंजाब इज़ वेरी इट्स अ वेरी रिच ओके एग्रीकल्चर स्टेट। ओके, एंड इट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो यहाँ की जो लैंड प्रोडक्टिविटी थी बहुत अच्छी थी। ओके, यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल थी। लेकिन उसके बाद पार्टीशन के बाद क्या हुआ कि हाफ ऑफ द पंजाब वेंट टू द साइड ऑफ पाकिस्तान। उसकी वजह से भी क्या है, बेसिकली हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। खासकर आपको देखा होगा कि जूट इंडस्ट्री होता सीवियरली अफेक्टेड टू द ओके पार्टीशन। तो ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन आपको समझा देगी क्या है कि इंडियन एग्रीकल्चर का 2 मार्क्स के लिए आता है कि व्हाट इज इंडियन, और 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर बिकेम बैकवर्ड, स्टैग्नेंट एंड नॉन वाइब्रेट अंडर द ब्रिटिश रूल। चलिए अब बात करते हैं भैया इंडस्ट्रियल सेक्टर की। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी कुछ खास अच्छी हालत नहीं थी उस समय, है ना। अब मेन हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज तो थी नहीं, छोटी छोटी कंपनीज थी, जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हो गई, है ना, बेसिकली स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज वॉज देयर। अब उसको भी क्या किया, बेसिकली सरकार ने बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब मैं सरकार बोलूँगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट समझेगा कि जो सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। सो दे वॉन्टेड दैट कि जो इंडियन स्मॉल जो आर्टिसंस थे, जो स्मॉल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, कंपनी थी, है ना, जो छोटी मोटी चीज़ें बनाते थे, ओके, जिसका मार्केट अच्छा खासा था यूरोप में, लेकिन फिर भी उसको क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, डीमोटिवेट किया या उसको खत्म करने की कोशिश की। सो दैट पॉलिसी वॉज द डिसेंट्रलाइजेशन। सो ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी क्या थी। बेसिकली क्या था इसमें, डेक्लाइन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हुई। ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया। द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन
बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टू फोल्ड। तो बेसिकली इनका मोटिव क्या था, इसका दो मोटिव थे, टू गेट द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट द चीप रेट्स, टू रिड्यूस इंडिया टू द मेयर एक्सपोर्टर। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करते थे, हम हमारे देश को सिर्फ ये एक्सपोर्टर कंट्री बनाना चाहते थे, किसके, रॉ मटेरियल के, कि बस कि यूरोप में, बेसिकली यूरोप में भी, यानी ब्रिटिश इंग्लैंड में, कि इंग्लैंड में जहाँ से जितना भी रॉ मटेरियल है वो कहाँ से, इंडिया से आता था। और ठीक है, वापस क्या करते थे ब्रिटिशर्स, क्या करते थे, मतलब वहाँ यूरोप में पूरा उसे गुड, फिनिश्ड गुड बना के वापस हमारे कंट्री में बेच देते थे, ठीक है, एट द हायर प्राइसेस। ये मतलब एक तो सामान हमारा है जो इंडिया से ले जा रहे हैं, ऊपर से वही सामान हमें थोड़ा सा उसको चेंज करके या उसको बेसिकली फिनिश्ड गुड बना के, ठीक है, वो हमें ही, हमारा ही चीज़ हमें ही बेच रहे थे। तो दिस वॉज द बेसिकली द डुअल पॉलिसी, और यू कैन से द बेसिकली द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी विच वॉज फॉलोड बाय द ब्रिटिशर्स। चलिए, ठीक है, तो ये एक रीज़न था बहुत ज़्यादा आपका डिक्लाइन होने का, आपका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का। ओके, इवन देर वॉज अ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी से ना, ब्रिटिश बहुत ज़्यादा, अगर इंडिया का कोई बाहर सामान दूसरे देश में अगर जाना होता था, ठीक है, खासकर जो स्पेशली विच वॉज मेड बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स या डोमेस्टिक पीपल, सो उनको, उनके ऊपर काफ़ी जो हैवी टैरिफ उन पर लगाया जाता था। ओके, सो नेक्स्ट है दैट इज अ लॉप साइडेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। लॉप साइडेड का मतलब होता है अनबैलेंस्ड, ठीक है, अनबैलेंस्ड एंड लॉप साइडेड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज वॉज अ लीगेसी। मतलब अनबैलेंस्ड कहने का मतलब है एक साइड तो कोई सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, या कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री कोई एरिया की अच्छी ग्रो कर रही थी, लेकिन मीनवाइल बाकी जो कंट्रीज़ में इसका जो डेवलपमेंट था बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल था, बहुत ही ज़्यादा नील था। सो ब्रिटिश रूलर्स नाइदर परमिटेड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नॉर दे एनकरेज द ग्रोथ ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ना ही उन्होंने खुद उनको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, और ना ही उन्होंने एनकरेज किया हैवी इंडस्ट्रीज़ में इंडिया को बढ़ने के लिए। सो दिस पीरियड ऑफ 1850-55 सॉ द इस्टेब्लिशमेंट। तो जो पहली हमारी जो फर्स्ट कॉटन मिल थी, ओके, एंड फर्स्ट जूट मिल एंड द फर्स्ट कोल माइन वॉज बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी देयर। सो 18, सो इस टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक ही ओके इस्टेब्लिश की गई थी, दैट वाज अ कॉटन मिल, जूट मिल एंड द फर्स्ट कोल माइन। ओके, एंड बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी देर वर 194 कोल मिल्स, 36 जूट मिल्स। तो ये डाटा आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। ओके, सो बेसिकली आपको ये बताना है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ की, ओके, जो इंडस्ट्रीज थी कहीं जगह तो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो हो रही थी, एंड मैनी प्लेसेस दे वर डिस्करेज एंड दे वर नॉट मेड अप टू द मैक्सिमम बेसिकली कैपेसिटी, ओके, इन द मैनी प्लेसेस। और दूसरी बात है कि बेसिकली उन्होंने डिस्करेज किया, उन्होंने इनकरेज ही नहीं किया कि हमारे जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो सब इस्टेब्लिश हो। तो एक इस पीरियड में आपको अगर 1850 से 55 में आपने देखा होगा कि फर्स्ट कॉटन मिल, फर्स्ट जूट मिल और फर्स्ट कोल माइन जो इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिली, और बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी यहाँ पर 194 कॉटन मिल्स हो गई और 36 जूट मिल्स हो गई। ओके, सो द कॉटन मिल्स वॉज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। सो दिस इज अप टू, दिस इज इनफ, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो टाटा एंड स्टील इंडस्ट्री टिस्को वो 1907 में बनी इन इंडिया। ओके, तो जो पहला प्लांट था वो जमशेदपुर बिहार में बनाया गया, इस समय शायद ये झारखंड में है। सो मैनी अदर सम अदर इंडस्ट्रीज है देयर मॉडेस्ट बिगिनिंग आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लाइक शुगर, सीमेंट। तो बेसिकली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1919 या 1918 के बाद आपको देख पा रहे हैं कि हैवी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे सेट होनी शुरू हुई। ओके, मेनली दैट वाज आल्सो अ इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट। और यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी ये ट्राई नहीं किया कि हैवी इंडस्ट्रीज को हमारी कंट्री में सेट किया जाए। सो विच वॉज मेकिंग अ लॉप साइडेड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। थर्ड है दैट इज कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर लैकिंग। कैपिटल गुड्स होते हैं बेटा जो बहुत एक तरह के हैवी गुड्स होते हैं और काफ़ी टाइम तक चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार हो गया। ओके, जो बड़े बड़े गुड्स होते हैं, ओके, विच यू यूज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट आर द कैपिटल गुड्स। तो क्या होते थे, द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश फॉर सिंपली टू डेवलप दोस इंडस्ट्रीज, ओके, विच वुड नेवर बी कॉम्पिटेटिव फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री। तो उन्होंने ट्राई नहीं किया कि बड़ी इंडस्ट्रीज को हम कभी इंडिया में सेट करें। दो पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में आया था। सो अगर वो चाहते तो हमारी कंट्री को बहुत तगड़ी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन एक कंट्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए कोशिश ही नहीं की। और सो दे ऑलवेज वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स। तो बेसिकली एक तरह का अपना वो गुलाम बनाना चाहते थे। उन्होंने कभी चाहते ही नहीं थे कि यहाँ पर हमारी कंट्री में बड़ी इंडस्ट्री सेट हो, ओके, हमारे हैवी इंडस्ट्री सेट हो, ठीक है। उसकी वजह से क्या आपको देखने को मिलता है, अनबैलेंस्ड और लॉप साइडेड ग्रोथ ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज इन अ कंट्री।
ओके, देन है लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। जो सरकारी कंपनीज थी वो उनका बहुत ऑपरेशन बहुत लिमिटेड था। दे वर ओनली कन्फाइंड टू द रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सब अदर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग्स। इसलिए जैसे ही हमारी कंट्री आज़ाद होती है तो जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये निर्णय लिया था, वी विल सेट द हैवी इंडस्ट्रीज, है ना, हैवी इंडस्ट्रीज विल बी सेट बाय द पब्लिक सेक्टर। तो क्यों? क्योंकि एक रीज़न ये भी था क्योंकि ब्रिटिश ने कभी भी हैवी इंडस्ट्रीज पे कभी भी फोकस नहीं किया। ओके, सो आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर विद दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे 3 और 4 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है कि आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत क्या थी। तो बेसिकली 3 मार्क्स का आएगा तो 3 पॉइंट्स लिखेगा, 4 मार्क्स का आएगा तो 4 पॉइंट्स लिखेगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ अ फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि जो फॉरेन ट्रेड था वो हमारा कैसा था। देखिए, फॉरेन ट्रेड तो हमारा क्या था कि क्या ही था, बस कि जो भी हमारा जो सामान जा रहा था वो एक्सपोर्ट होता था, वो सिर्फ रॉ मटेरियल होता था। ठीक है, रॉ मटेरियल हमारी कंट्री से जाता था और वापस फिनिश्ड गुड हमारी कंट्री में वापस क्या आता था, वापस आ जाता था। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे। एक्सपोर्ट करते भी थे तो वो भी क्या था, बेसिकली यू कैन से रॉ मटेरियल। और इंपोर्ट क्या करते थे, फिनिश्ड गुड इंपोर्ट करते थे। इसमें लिखा भी है कि नेट एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स। की मतलब हम तो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे और आता क्या था वहाँ से, इंपोर्ट क्या करते थे, फिनिश गुड्स। आपको पता है कि जो बेसिकली जो इंडिया था वो क्या एक्सपोर्ट करता था, आपका रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, शुगर हो गया, इंडिगो हो गया, जूट हो गया। ठीक है, ये सब इंपोर्ट करता था इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड वाले क्या करते थे, इससे वुलन क्लोथ्स, ओके, इससे कपड़े बना के वुलन क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी, ये सब चीज़ें बना के वापस क्या करते थे, हमारी कंट्री में ही सप्लाई करते थे। ओके, यहाँ पे दे रखा है कि UK was the chief supplier to India, contributing over 31% of the total imports at the time of independence. The principal item of the import was fruit grain. By 1947, food grains imports touched the level of 3 million tons। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फूड ग्रेन्स था वो हमारी कंट्री को अलाउ ही नहीं कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ताकि वो फूड ग्रेन्स को उगाएं। ठीक है, फूड अनाज को बेसिकली कल्टीवेट करें। तो उसकी वजह से क्या हो रही थी, हमारी जो इम्पोर्ट था, जो हमारी जो डिपेंडेंस थी बेसिकली अनाज के लिए इंग्लैंड पे बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली पॉइंट था आपका फॉरेन ट्रेड का। दूसरा था कि ब्रिटिश हैज़ अ मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द फॉरेन ट्रेड। कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पूरा कंट्रोल करती थी हमारा फॉरेन ट्रेड। जैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलेगी वैसा ही हमारा फॉरेन ट्रेड होगा। अब ओपनिंग इन द स्वेज कनाल इन 1869 सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। अब हुआ क्या, मान लीजिए इंडिया है, ये ब्रिटेन है, तो अब यहाँ से क्या हुआ कि ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कनाल इन 1869 अब ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ईजी हो गया इंडिया से शिप ले जाने और आने के लिए। ठीक है, द कैनाल कनेक्टेड port said on the Mediterranean Sea with the Gulf of Suez. It provided a direct trade route. So basically आपको इसमें ये बताना है कि due to the opening of the Suez Canal, it made very very easy for the Britishers to have a direct trade route with the India। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, ईजिली ट्रेड कर सके। और उसकी वजह से क्या हुआ, हम उनका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था बहुत ईजी हो गया, एंड विच मेड द इंडियन मार्केट ईजियर। और इसकी वजह से वो क्या करते थे, ईजिली रॉ मटेरियल हमारी कंट्री से ले जाते थे और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स वापस लेके आते थे। ठीक है, तो ये एक रीज़न था कि उनका जो फॉरेन ट्रेड है विद द इंग्लैंड वॉज इंक्रीजिंग ओनली इन सच अ वे दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज ओनली गेटिंग बेनिफिट। ठीक है, चलिए, नाउ क्वेश्चन दैट इज द थर्ड पॉइंट, दैट इज अ ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने क्या किया, मैक्सिमम जो यहाँ का पैसा है, यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, यहाँ से ड्रेन करने शुरू कर दिए, एंड दे स्टार्टेड सेंडिंग टू द बेसिकली टू द इंग्लैंड। उन्होंने जो भी जितने भी रिसोर्सेज इंडिया के यूज़ किए, उन्होंने अब हमारी कंट्री में ना उसको मैक्सिमम बेनिफिट दिया, बल्कि उसको यूज़ किया इस हिसाब से कि किसकी इकॉनमी को फ़ायदा हो, इंग्लैंड की इकॉनमी को फ़ायदा हो। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं इंडिया को उन्होंने अपना देश कभी समझा ही नहीं। सो इंडिया फॉरेन ट्रेड जनरेटेड अ ग्रेट एक्सपोर्ट सरप्लस। द एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर टू इंडिया। दिस देयर वॉज अ ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ टू ब्रिटेन। मैंने ऑलरेडी बताया था, जितना यहाँ का सोना चांदी, धीरे धीरे इवन कोहिनूर हीरा आपने सुना होगा कि वो भी हमारे इंडिया का ही था, विच इज़ नाउ द क्राउन ऑफ द बेसिकली द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड। सो these are the it is clear from this following कि the surplus was used to make the payments for the expenses incurred by the office set by the। कि बेसिकली जो सरप्लस होता था ट्रेड से वो क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसिकली ऐसा एक्सपेंसेस यूज़ करते थे जो भी खर्चा होता था ट्रेड में,
द सरप्लस वॉज यूज टू पे द एक्सपेंसेस फॉर। तो बेसिकली ये सरप्लस यहाँ कहने का मतलब है जो कि कमाई होती थी, प्रॉफिट होता था हमें हमारे देश से ट्रेड करने पे बाकी कंट्रीज़ के साथ या इंग्लैंड के साथ, वो कहाँ यूज़ करते थे, वो प्रॉफिट वो यूज़ करते थे अपने वॉर लड़ने के लिए, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो विच दे इंडल्ज इन द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो, ठीक है। और ये सब चीज़ों के लिए वो क्या करते थे, इस पे खर्च करते थे, ना कि हमारी कंट्री पे। सो दिस वॉज द फीचर्स ऑफ दिस थिंग। अब आ जाती है डेमोग्राफिक कंडीशन। हमारे देश की डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, मतलब पॉपुलेशन का क्या हिसाब था, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। वी विल स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन। नाउ वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो ये भी आपका 3 मार्क्स में आ सकता है कि हमारी कंट्री की डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी। सो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वॉज कंडक्टेड इन 1881। देखिए सेंसस मतलब जनगणना। आपको पता है हमारे देश में हर 10 साल बाद जनगणना होती है। जो अभी जनगणना हुई पिछली, वो 2011 में हुई थी, अब होगी 2021 में, बेसिकली इस साल में होनी चाहिए, ठीक है। हर 10 साल बाद क्या होती है, फिर उससे पहले हुई थी 2001 में, ठीक है। उससे पहले हुई थी हमारी जो बेसिकली 1991 में। तो बेसिकली आपको हर 10 साल बाद क्या होती है, हमारी जनगणना होती है। तो जो पहली जो सेंसस थी, जनगणना थी, दैट वाज इन 1881, ओके। द ईयर 1921 डिस्क्राइब एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो इसे 1921 को भी एक तरह की बेसिकली जनगणना हुई थी, तो उसे क्या बोला था, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स पॉपुलेशन हैज़ बीन ग्रोइंग कंटिन्यूसली। अब इस टाइम से इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा ग्रो की है, ठीक है। एंड पॉपुलेशन ग्रू एट द रेट ऑफ 1.2% अप टू 1951। तो इस ईयर से आप कह सकते हो कि जो एक तरह का ग्रेट लीप देखने को मिला हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ में। अब डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी कि सबसे पहले हाई बर्थ रेट था और डेथ रेट। मतलब हाई बर्थ रेट था, बच्चे बहुत ज़्यादा रेट से जन्म ले रहे थे हमारी कंट्री में और मर भी रहे थे, ठीक है। सो हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट वॉज ट्रीटेड एज इंडेक्स ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ कंट्री। तो अगर कोई भी देश, किसी कंट्री के हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है, तो यूजुअली दैट कंट्री इज़ वेरी बैकवर्ड, क्योंकि वहाँ की डेफिनेटली जो हेल्थ सर्विसेज है बहुत ही ज़्यादा खराब होंगी, ठीक है। बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई थी, 48 एंड 40, ठीक है, पर थाउजेंड्स ऑफ द पर्सनस। बेसिकली जो डेथ रेट है और जो बर्थ रेट है वो पर थाउजेंड कैलकुलेट की जाती थी। तो हर एक 1000 बच्चों में 48 बच्चों की डेथ हो जाती थी, ठीक है। 48 बच्चों मीन्स 48 बच्चे मीन्स दे यूज टू बेसिकली बॉर्न, एंड 40 जो थे बेसिकली दे यूज टू डाई। सो यू कैन से द बोथ द बर्थ रेट and the death rate was very very high, okay. Now the next that is a infant mortality rate. It refers to the death rate of children below the age of, मतलब जो बच्चे जो 1 साल से पहले जिनकी डेथ हो जाती है। सो पर थाउजेंड मतलब 1000 बच्चे जो अगर जन्म ले रहे हैं, तो उसमें से 18 बच्चे क्या है 1 साल होने से पहले ही जो है मर जा रहे थे, ठीक है। सो विच इज़ अ वेरी ग्रेट नंबर, ठीक है, जो यूजुअली आपको लग रहा होगा बहुत कम है, लेकिन इट इज़ अ ग्रेट नंबर इफ़ यू कंपेयर विद द अदर कंट्रीज। एंड लो एक्सपेक्टेंसी रेशियो या लो एक्सपेक्टेंसी लाइफ रेशियो या लो एक्सपेक्टेंसी। सो बेसिकली लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स कि एक इंसान कितने साल तक वो जिएगा, ठीक है। एवरेज लाइफ बेसिकली, अगर एक एवरेज लाइफ बोल दें या एक पर्सन इज हाउ मच ईयर ही इज एक्सपेक्टेड टू लिव, तो दैट वाज ओनली 32 ईयर्स। इस समय की बात की जाए, इट इज ऑलमोस्ट 69 ईयर्स, 70 साल के आसपास। मतलब एक भारतीय एवरेज लाइफ है 70 साल। इस समय की बात करूँ मैं 2021 की बात करूँ तो, लेकिन उस समय अगर बात करें हम ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इट वाज ओनली 32 ईयर्स। तो लोग कितनी जल्दी मर जाते थे, ठीक है। ओके, देन देयर वाज अ मास इलिटरेसी, एंड हमारी जो एजुकेशन जो लिटरेसी लेवल था बहुत ही ज़्यादा बेकार था। ओके, मास लिटरेसी अमंग द पीपल इस कंट्री एज अ इंडिकेटर ऑफ द पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस। ऑब्वियसली बात है, जिस देश में बहुत गरीबी होगी और बहुत बैकवर्ड होगा, वहाँ पे जो आपको लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। अब पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 1941, मैंने आपको बताया था कि हर 10-10 साल बाद क्या आपकी जनगणना होती। तो जो जनगणना 1941 में हुई थी, उन्होंने ये बोला था कि ओनली द लिटरेसी रेट वॉज ओनली 17%। मतलब 100 में से सिर्फ 17 लोग ही क्या थे, एजुकेटेड थे। दिस मीन्स दैट 83% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज इलिटरेट। तो आप देख सकते हैं कि ठीक है, अब इस समय बिल्कुल उल्टा हो चुका है, थैंक गॉड कि वी हैव बीन डेवलप टू दैट एक्सटेंट कि एटलीस्ट हमारी जो लिटरेसी रेट है नाउ इट्स मोर देन 50%। सो दैट्स गुड, एंड वी शुड हैव द 100%, एंड इवन ऑफ द मैनी स्टेट्स लाइक स्पेशली केरला इट इज़ ऑलमोस्ट 100% नाउ। द नेक्स्ट इज द लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, मतलब कि आपको जो बेसिक नेसेसिटीज है वो ही नहीं मिल पा रही थी, है ना। जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउसिंग हो गया। सो पीपल वॉज नॉट गेटिंग दिस एडिक्वेट
quantity of food, clothing, houses. So this was also a reason that the people were having the low standard of living that time. So ये हमारी जो पॉपुलेशन जो फेस कर रही थी या पॉपुलेशन जो इस चीज़ से गुजर रही थी। अब जो फेमाइंस बहुत हो रहे थे उसकी वजह से काफ़ी लाखों लोग, इनफैक्ट मिलियंस लोग जो मरे। सो वन ऑफ द वर्स्ट फेमाइंस इन इंडिया वाज द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 वेयर 3 मिलियन पीपल डाइड। ठीक है, जो बंगाल में इवन प्लेग भी आया था 1920 में, तब भी बहुत लोगों की डेथ हो गई थी। फिर 1943 में फेमाइन आया, उसकी वजह से भी 3 मिलियन पीपल। ओके, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। सो आई होप यू कैन कैलकुलेट, तो आपको पता लग जाएगा। अब आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि हमारा कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, कभी भी किसी इकॉनमी को ग्रो करना है, ग्रो करना होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड्स हो गए, कितने हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स, ऑल दोज थिंग्स, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। सो उस समय ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड सम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज डेवलप्ड। बस कुछ ही रेलवेज उन्होंने लगाई थी, वाटर ट्रांसपोर्ट के कुछ सिस्टम्स लगा रखे थे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स के कुछ टेलीग्राफ उन्होंने स्टार्ट किया था। सो आप कह सकते हो बहुत ही नॉमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर था उस टाइम। सो इससे क्या चीज़ क्लियर होती थी कि दे ओनली वॉन्टेड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द देयर अदर इंग्लैंड ओनली। अगर उन्होंने ये चीज़ भी सेट की थी, इसमें भी उनका एक सेल्फिश मोटिव था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कि जो पहले था रेलवे, ठीक है, रेलवे बनाने का भी उनका एक सेल्फिश मोटिव था कि वो क्या कर सके, जो रॉ मटेरियल है एक पार्ट से दूसरी कंट्री में इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें। फिर मान लीजिए, फॉर एग्जांपल दे आर टेकिंग द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्लेस ए। ठीक है, अब यहाँ से एक ऐसी जगह पे लेके जाते थे, प्लेस बी, जहाँ से वो ईजिली इसे शिप पे डाल के सीधा इंग्लैंड तक पहुंचाया जा सके। तो इसलिए बेसिकली इन्होंने इसी पर्पस के लिए रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था। सो द ब्रिटिश रूलर्स इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन 1850 एंड इंडियन रेलवेज बिगेन देयर ऑपरेशन इन 1853। ठीक है, तो फर्स्ट जो रेलवे का सिस्टम थे दैट वाज, आप कह सकते हो 1950 के आसपास शुरू किया गया और ऑपरेशन 1853 में शुरू हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जब अब इसमें ये पूछ सकता है कि रेलवे ने कैसे बेनिफिट किया इंडियन इकॉनमी को। सो देयर वाज अ चीप एंड रैपिड मूवमेंट। सबसे पहले कि एक तरह का जो लोगों का मूवमेंट बहुत ईजिली हो पाया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड इट वाज वेरी चीप दैट टाइम। सेकेंडली, इसकी वजह से एक चीज़ फ़ायदा हुआ कि जो कल्चरल बैरियर्स थे, जोग्राफिकल बैरियर्स थे, वो रिमूव हुए और हमारी जो नेशनल यूनिटी वो इंक्रीज़ हुई। बट इट इंक्रीज द कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इससे क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ कि देर वॉज अ कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ। दिस फेवरेबली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ इंडियन विलेज इकॉनमी। तो बेसिकली कहीं ना कहीं फ्यू विलेजेस को यहाँ पे बेनिफिट भी हुआ। ओके, एंड थर्ड इज द वॉल्यूम ऑफ द इंडियंस एक्सपोर्ट ट्रेड एक्सपेंडेड सब्सटेंशियली, कि हमारा जो एक्सपोर्ट ट्रेड है वो बहुत इंक्रीज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडियन इंडस्ट्री डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कह सकते हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री में हुई। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज़ द रोड्स। ओके, दैट इज अ रोड्स। अब रोड्स का क्या हुआ, द रोड्स वर प्राइमरी बिल्ड टू मोबिलाइज आर्मी। बेसिकली रोड का बनाने का पर्पस क्या था कि आर्मी को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आराम से लाया जा सके, एंड कैरिंग द रॉ मटेरियल्स टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। ठीक है, सो दैट दे कैन ईजिली सेंड टू ब्रिटेन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मेन मकसद इनका यही था ताकि ये कनेक्टिविटी ईजिली अच्छी से कर पाएँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, जिससे क्या है वो रॉ मटेरियल ढो के वो स्पेसिफिकली ब्रिटेन में पहुँचा पाए। थर्ड है दैट इज water transport and air transport. So water transport and air transport was also started, britishers started taking measures to develop the water transport and air transport. Basically ये भी उनका मेनली यही था कि बेसिकली मेन पर्पस क्या था कि डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट, कि ये चीज़ को भी डेवलप करने के लिए उनका खुद का एक सेल्फ इंटरेस्ट था। और कम्युनिकेशन में आपको उस समय फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे, नेट वगैरह तो होता नहीं था, तो मेन क्या था, हमारा पोस्ट ऑफिस ही था। तो पोस्टल जो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम था वो 1837 में शुरू हुआ, एंड द टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। फर्स्ट टेलीग्राफी लाइन वॉज ओपन इन 1857। सो दिस वॉज द डेवलपमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। तो आप ध्यान रखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा तो कम्युनिकेशन का बता दीजिएगा कि भैया पोस्टल एड्रेस कब, पोस्टल सिस्टम कब स्टार्ट हुआ 1837 में, और वाटर ट्रांसपोर्ट इन्होंने कुछ मेजर्स लिए। ठीक है, रोड्स इन्होंने क्यों बनाए, ताकि वो ईजिली कनेक्ट कर सके रेलवे स्टेशंस को, ताकि वो ब्रिटेन में पहुंचा सकें। ठीक है, एंड रेलवेज़ में उन्होंने सबसे ज़्यादा कोशिश किया काम करने की, क्या ताकि वही इनका मेन मोटिव था, दे कैन सेंड द ईजिली द रॉ मटेरियल्स टू देयर अदर कंट्रीज। अब नेक्स्ट है दैट इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। हमारे देश का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, मतलब जो 3 सेक्टर हैं आपको पता है इकॉनमी में, एक तो होता है प्राइमरी सेक्टर,
सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, कि कितने कितने प्रतिशत लोग या कितने प्रतिशत भारतीय प्राइमरी सेक्टर में थे, सेकेंडरी सेक्टर में थे, टर्शरी सेक्टर में। तो इस टेबल में आपको सारी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एग्रीकल्चर में सेक्टर देखिए 50% लोग 1990 से अबाउट 1951, जस्ट ड्यूरिंग द आफ्टर द फ्यू ईयर्स ऑफ द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। सो ऑलमोस्ट प्राइमरी सेक्टर में इसमें एग्रीकल्चर लेबर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो 72% ऑफ द पीपल वर अंडर द प्राइमरी सेक्टर। तो आपको ये ध्यान रखना है। और उसका एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि जो उसमें मेन एग्रीकल्चर था, प्राइमरी सेक्टर में मेन एग्रीकल्चर था 50%। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर इट वॉज 72%, बट उसमें भी अगर देखा जाए तो जो मेन था एग्रीकल्चर था। ओके, दैट वॉज अकाउंटिंग 50%। और सेकेंडरी सेक्टर दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसमें सिर्फ 10% भारतीय का एम्प्लॉयमेंट था या रोजगार था। सो विच वॉर यू कैन से द पार्टिसिपेशन था। सो ओनली 10% ऑफ द पीपल वर पार्टिसिपेटिंग और वर इन द एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी सेक्टर। एंड थर्ड वॉज द टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर वॉज ओनली 17.2%। और अब की बात करें 2020-21 की बात करें या 2021 की बात करें, अब बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, बेसिकली अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन है। बट अगर हम जीडीपी की वाइज बात करें तो जीडीपी में क्या है कि टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा बेसिकली क्या है जीडीपी में शेयर है। वाइल अभी भी अगर इस समय भी बात करें ऑक्यूपेशन की, तो अभी भी यही हालत है कि अब ये 72% है, लेकिन अब ये आपका आसपास 49% के आसपास आ चुका है। मतलब 49%, ऑलमोस्ट 50% पीपल अभी भी क्या है प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली आपको याद क्या रखना है, प्राइमरी सेक्टर में 72.7%, उसमें एग्रीकल्चर 50% ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी सेक्टर में 10% के आसपास, और टर्शरी सेक्टर में अप्रॉक्सीमेटली 17.2% जो लोग थे वो ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन था हमारे देश का। तो ये आ सकता है 3 मार्क्स में। तो आप ये टेबल भी बना सकते हैं और जस्ट यू कैन जस्ट एक्सप्लेन इन 3 पॉइंट्स, 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट बेसिकली। चलिए, नेक्स्ट है दैट इज द गुड एंड बैड इम्पैक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द इंडियन इकॉनमी। तो क्या ऐसे बेसिकली ऐसे क्या गुड इम्पैक्ट थे? बेसिकली बहुत गुड इम्पैक्ट तो कम ही रहे होंगे, लेकिन कुछ गुड इम्पैक्ट भी थे, वही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ आपका 3 मार्क्स के लिए आ सकता है कि व्हाट वर द गुड इफेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन इंडियन इकॉनमी। तो सबसे पहले कमर्शियल एग्रीकल्चर स्टार्टेड शोइंग द ग्रीन शूट्स, इट इम्प्लाइड द गुड ब्रेक थ्रू इन चेंजिंग द आउटलुक ऑफ द फार्मर्स एंड मेथड्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, तो फार्मिंग को धीरे धीरे क्या बनाया इन्होंने, ग्रेजुअली दे स्टार्टेड मेकिंग द प्रॉफिट वेंचर। ठीक है, पहले क्या होता था, सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी कि लोग अपने लिए कल्टीवेट करते थे, अपनी फैमिली के लिए ही कल्टीवेट करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ग्रेजुअली क्या शुरू कर दिया कि इसको कमर्शलाइजेशन शुरू कर दिया, क्योंकि फार्मर्स बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते थे वो फार्मर्स को कैश क्रॉप उगा देते। तो उसके बाद भी एक तरह का हमें ये सिस्टम देखने को मिला है कि एक फार्मर्स को एक रास्ता मिल गया, मतलब अंग्रेजों के जाने के बाद भी, कि वो भी फिर उस चीज़ को फॉलो कर सकें एंड बेसिकली दे मेक द मोर प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ रेलवेज। आपको पता है उन्होंने रेलवेज को स्प्रेड किया एंड इट वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन। इवन एवरीवन say that even everyone basically एग्री विद दैट कि जो रेलवेज की जो भी आज डेवलपमेंट है उसकी मेन रीज़न आज ब्रिटिश गवर्नमेंट ही है। देन रोडवेज कम्युनिकेशन उन्होंने ओपन की, उससे क्या हुआ, सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। ठीक है, हमारा जो कल्चरल बैरियर वो रिमूव हुआ, लोग यूनाइटेड हुए। इवन इट ऑल्सो हेल्पड इन बूस्टिंग अप द बेसिकली द नेशनल मूवमेंट, जितनी भी नेशनल मूवमेंट थी वो भी इवन इससे बूस्टअप हुई थी। फिर एक्सपेंडिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सर्व्ड एज अ कॉम्बैट टू स्प्रेड द फेमाइंस, फूड सप्लाईज कैन बी रश टू द ड्राउट हिट एरियाज। और दूसरी बात है, जब आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो गई, कम्युनिकेशन सेक्टर अच्छा हो गया, तो इससे क्या हुआ, जहाँ जहाँ फेमाइन हो रही थी वहाँ पे ईजिली फूड सप्लाईज पहुँचाई जा सकती थी। ठीक है, सो ये सब पॉइंट्स आर 3 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। कोई इतने कुछ अच्छे फीचर्स रहे नहीं हैं, लेकिन कुछ थे वो आप लिख बता सकते हैं। बैड तो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले कमर्शलाइजेशन ऑफ उन्होंने एग्रीकल्चर किया, इसकी वजह से जो फूड क्रॉप्स है उनको बिल्कुल ही कम कर दिया, उसकी वजह से आपको फेमाइन देखने को मिले, फूड स्कैरसिटी देखने को मिली। तो आप इसे 3 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर जो न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे, आपको पता है जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, वो क्या होता था, बस क्या क्रिएट करते थे, बस अपने ईजी अपने मतलब रेवेन्यू ईजी कलेक्ट करने के लिए वो क्या करते थे, ये सिस्टम्स बना रखे थे ताकि ईजिली फार्मर से या पीजेंट से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएँ। तो जो जितने भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे वो देवर मोर ओवर देवर मेकिंग द बेसिकली द लाइफ्स ऑफ द फार्मर हॉरिबल। ठीक है, उसकी वजह से देर वॉज यू कैन से हॉरिबल कंडीशंस दैट वॉज फेस्ड बाय द टेनेंट्स और द फार्मर्स। ठीक है,
नेक्स्ट है दैट इज डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ड्यू टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो उन्होंने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को ख़त्म कर दिया। हमारे जो जितने भी छोटे छोटे हमारे बेसिकली जो हमारे जो ट्रेडर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, उन पे हाई टैरिफ लगाए, टैक्सेस लगाए, उनको डिस्करेज किया। इवन द हैवी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिला है कि हैवी इंडस्ट्रीज उन्होंने सेट करने नहीं दी, ठीक है। दो अपनी कंट्री में उनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, उनकी हैवी इंडस्ट्री सेट हो रही थी, सो बट इन द हमारी कंट्री में जो छोटी छोटी इंडस्ट्री थी उसको भी वो ख़त्म कर रहे थे, ठीक है। सो दिस वॉज द मेन पॉइंट, सो यू कैन राइट 2 to 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आप इसमें से पढ़ लीजिए, एंड 3 लाइन्स में लिख सकते हैं आप कि जो कमर्शलाइजेशन था उसकी वजह से कि क्या हुआ, जो फार्मर्स थे वो फोर्स्ड हुए कि उनको क्या लगानी है, फूड क्रॉप्स ही लगानी, सिर्फ क्या कैश क्रॉप्स लगानी है, उसकी वजह से बेसिकली क्या हुआ आपका काफ़ी आपको फेमाइंस वो सब देखने को मिले, फिर जो ल्यून आपके टेन्योर सिस्टम से, सो दिस वाज द आप कह सकते हो कि एक तरह का डिप्रेशन लेके आए इंडियन एग्रीकल्चर में, विच लीड टू दैट स्टैग्नेशन एंड द बैकवर्ड, ओके। चलिए उसके बाद जो हमारा डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हुए, लाखों लोगों का रोजगार चले गया, ओके, बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड टू डिस्करेज द इंडियन इंडस्ट्रीज। सो दीज वर द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। कंक्लूजन में आप पढ़ सकते हैं कि क्या है कि इंडिपेंडेंस टाइम में हमारी कंट्री बेसिकली क्या थी, आप कह सकते हो फाइनली आप कह सकते हो इंडिया वॉज अ पुअर एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ अ मेन थिंग विच इज़ गोइंग ऑन। हमारी जो इंडस्ट्रीज थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हमारी इंडस्ट्रीज़ में फ्यू कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, वो भी डिक्लाइन हो गई अंडर द ब्रिटिश रूल, ओके। तो लाखों लोग, और अगर जॉब सेक्टर की बात करें, सो मिलियंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, दे वर अनविलिंग टू वर्क बिकॉज दे जॉब्स, वहाँ पर जॉब्स नहीं थी, ठीक है। कई करना चाहते थे बट स्टिल ऑल्सो द जॉब्स वर नॉट देयर। हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत लो थी, आपने देखा होगा 62 एंड 18 20 रुपीज़, ओके, विच वॉज वेरी लो। सो दिस ऑल थिंग्स वी सीन दैट कि हमारे में खाने की कमी थी, ओके, इंडिया वॉज एक्सट्रीमली पुअर, कांट अफेक्ट द बेसिक कम्युनिटीज़, और फेमाइंस भी हुए। तो ये सब चीज़ें हमें बताता है कि जो इंडियन इकॉनमी की हालत बताता है कि विच वॉज वेरी बैड एट द टाइम ऑफ 1947, ठीक है। सो this was the chapter, so I hope you like this video, or please do comment, do give your positive feedbacks, and do like and do share. So thank you so much, god bless you। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, सो यू कैन कनेक्ट मी एट द रेट मसी MASIH विशाल, ये मेरी इंस्टा की आईडी है, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, एंड यू कैन ड्रॉप मी द मैसेज, आई विल क्लेरिफाई योर डाउट्स। सो MASIH_विशाल VISHAL। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।